हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हमारे इस चैनल के द्वारा आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे इस चैनल के द्वारा जो क्लास 9th है उस 9th के जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का वीडियो अब रेगुलर जो है कि कंटिन्यू डाला जाएगा। एनएमएमएससी का जब भी मतलब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा कि एग्ज़ाम फॉर्म का, उसके बाद हम उस क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में उसके भी वीडियो अपलोड होंगे। लेकिन अब हमारा जो क्लास 9th का सब्जेक्ट है मैथ्स का, उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज हमारा ये पहला दिन है। तो आज हम जो है कि जानेंगे अपने सिलेबस में क्या क्या है और हमको कैसे किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स जानते हैं। उसके बाद हम वो जो पार्ट है उस पार्ट के जो बेसिक है जो जानकारी है उस जानकारी को जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और अब मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो भी दोस्त अपने क्लास में 9th पढ़ते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी कुछ सिलेबस को कंप्लीट करने में ये वीडियो कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि कितने अध्याय हैं, कितने इकाई हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो इकाई 1 है उसका अध्याय 1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका जो सिलेबस है, वो रहा विषय सूची यहाँ पे दिया है। तो हमारे इकाई 1 में एक ही अध्याय है, वो है गणित का इतिहास। इकाई 2 में बीजगणित है। उसके अंतर्गत वास्तविक संख्याएं, घातांक, बहुपद और एक चर का रैखिक समीकरण एवं संख्याओं में भी खेल हैं। ये जो जो है कि 5 अध्याय हैं। ये 5 अध्याय इकाई 2 में है, बीजगणित वाला है ना। उसमें इकाई 2 में 5 अध्याय। ठीक है, इकाई 3 में है वाणिज्य गणित, उसमें है राशियों की तुलना, अध्याय 7। ठीक है, इकाई 4 में त्रिकोणमिति, तो अध्याय 8 में है वो त्रिकोणमिति, अनुपात और सर्वसमीकरण। जो इकाई 4 में त्रिकोणमिति है और वो जो है कि अध्याय 8 में है त्रिकोणमिति, अनुपात और सर्वसमीकरण। ठीक है, और इकाई 5 में है ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंतर्गत सरल रेखा और कोण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और ज्यामिति आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति और ज्यामिति रचनाएं, ये जो अध्याय हैं ये सभी अध्याय इकाई 5 के ज्यामिति वाले इकाई में हैं। ठीक है, इकाई 6 में है क्षेत्रमिति। उसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई, और सेकंड अध्याय है घन और घनाभ। ठीक है, इकाई 7 में है हमारा सांख्यिकी। उसके अंतर्गत है अध्याय 1 आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो इस 9th के मैथ्स सब्जेक्ट में कुल 16 अध्याय हैं। ठीक है, और कुल 7 इकाई हैं। तो चलिए हम अपना जो इकाई 1 है उसका जो फर्स्ट अध्याय है गणित का इतिहास, फिलहाल इसमें एक ही अध्याय है। तो आज हम इस जो टॉपिक है गणित का इतिहास, इसको आज शुरू करते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए दोस्तों हम अपना पढ़ाई करना शुरू करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपने चलते हैं और पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले प्रश्नावली में जाने से पहले जो गणित का इतिहास जो इकाई में अध्याय 1 है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, उसको प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मतलब सॉल्व करने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण याद रखने योग्य जो बातें हैं उन बातों को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने प्रश्नावली में जाएंगे। तो इसमें हम जो इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है गणित के इतिहास का उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते चलते हैं। तो इसमें दिया है कि गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ, यह ठीक ठीक बता पाना कठिन है। ओके, जिन्हें हम सबसे पुराना लिखित दस्तावेज मानते हैं, इनसे भी बहुत पहले के कुछ ऐसे चित्र या मानचित्र संकेत हैं वो मिलते हैं जो मूल गणित के कुछ ज्ञान और संकेत की ओर उसकी ओर ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि हम लेते हैं जीवाश्म विज्ञानियों ने दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकरे
ओकरे बोले तो ओकरे उसमें चट्टानों की खोज की और जिसमें खुरच का कर बनाए हुए ज्यामिति पैटर्न दिखाई देता है। कांगो में नील नदी के पास ईसांगो अस्थि के बारे में धारणा है कि वो अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला सबसे पुराना ज्ञात प्रदर्शन है और यह मान्यता है 20,000 वर्ष पुराना हो सकता है। ये जो मान्यता है वो 20,000 वर्ष पुराना हो सकता है। देखो तो इसमें आपको क्या जो बात है वो याद रखने योग्य क्या है कि जीवाश्म विज्ञानी ने दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकरे चट्टान पे उसमें खोज की थी, तो उसमें खुरच कर जो ज्यामिति पैटर्न बनाए गए थे, है ना, उसमें क्या बनाए गए थे, ज्यामिति पैटर्न बनाया गया था। ठीक है। और कांगो में जो नील नदी है उसके पास मिली हुई जो इंसागो अस्थि है, उस अस्थि से जो है कि अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला सबसे पुराना प्रदर्शन है और माना जाता है कि वो 20,000 वर्ष पुराना है। वो 20,000 वर्ष पुराना है। ठीक है। और लगभग 5,000 ईसा पूर्व पहले इजिप्ट के लोगों ने ज्यामिति स्थानिक आकृतियों का प्रदर्शन किया और प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात गणित 3,000 2,600 ईसा पूर्व का माना जाता है। और उत्तर भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा वाला जो सभ्यता है, उस सभ्यता ने समान वजन और मापन की उसकी प्रणाली को विकसित किया था। ठीक है। और एक आश्चर्यजनक रूप से एक उन्नत ईंट तकनीक जिसमें हम अनुपात का प्रयोग किया गया है उसमें उसका प्रमाण मिलता है हमको। ठीक है। वहाँ से और यहाँ पे समकोण पर बनाई गई गलियाँ, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में आप जब देखोगे ना, 6वीं में है उस अध्याय में पढ़ोगे, तो वहाँ की जो गलियाँ हैं, गलियों में जो रोड बने हैं वो समकोण पर बनाए गए थे, समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। और जो कई ज्यामिति आकार हैं वे आकार घनाभ जैसे, शंकु जैसे, बेलन जैसे, वृत्त और त्रिभुज इस तरीके से उसमें संकेत देता है जो आकार बने हैं उसमें। ठीक है। तो उस समय जो लोग हैं वो गणित में जो है कि बहुत विकसित थे। ठीक है। तो एक और है चीनी गणित का सबसे पुराना उदाहरण शांग राजवंश जो 1600 से 1046 ईसा पूर्व से मिलता है, जिसमें कछुए के जो कवच होता है उस पर खरोज बनाए गए अंक शामिल है। मतलब कि जो शाग राजवंश है वो सब 1600 ईसा से 1046 ईसा पूर्व से मिलता है। वहाँ पे जो केचुए का जो कवच होता है उस कवच को खरोच कर बनाया गया अंक जो है कि शामिल है। और लिखित गणित का प्रमाण सुमेरियन सभ्यता से भी हमको मिलता है, जिन्होंने मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी सभ्यता है उसका निर्माण किया गया है। और उसमें ऐसा माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व में मापन की जो विज्ञान की एक जटिल प्रणाली है उस प्रणाली को वे विकसित कर लिए थे। ठीक है। ठीक है। अब एक और है प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्ट, ग्रीक, बेबीलोन और अरब के जो लोग हैं वे लोग गणित के क्षेत्र में अपना जो है कि महत्वपूर्ण योगदान दिया करते हैं। ठीक है। उस ईसा के बाद जो है कि एक ईसा होता है ना कि 2500 ईसा, ये ईसा जो है कि ये जो ईसा है वो ईसा के बाद काल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गणित का निरंतर विकास होता रहा। ठीक है। क्रमशः यह ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचकर और भी ये समृद्ध हुआ। ठीक है। अब गणित के विकास की यह कथा आप अलग अलग स्रोतों से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। इसका अध्ययन आपको एक अलग आनंददायक अनुभूति दे सकता है। ठीक है। हम जो कि अब 9वीं कक्षा में हम भारतीय गणित के विकास क्रम का एक अंश सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है। आशा है यह आपको प्रेरित करेगा और जो है कि आप दुनिया में गणित विकास यात्रा को देखेंगे और उसको समझना चाहेंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपने जो भारतीय गणित का जो विकास का क्रम है उसका एक अंश देख कर समझ लेते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, उसका एक गणितीय भारतीय का किस तरीके से विकसित हो, तो उसका ये पहला टॉपिक है। ठीक है, तो गणित का इतिहास। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है, अतः वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगध ने लिखा है। ऋषि लगध ने क्या लिखा है देखिए, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्ध निशिस्थम। ठीक है, अर्थात सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मोर के सिर पर शिखा तथा सर्प के फन पर मणि सुशोभित होता है। ध्यान से समझिए, सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार से सुशोभित है जैसे मोर के सिर पर शिखा और सर्प के फन पर मणि सुशोभित होता है। गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने से हमको ये देखने को मिलता है कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट और विश्व प्रसिद्ध है ना। प्राचीन काल से ही भारत की जो गणित में विभिन्न शाखाएं हैं उनमें कार्य किया गया है। ठीक है, तो उसकी कुछ संक्षिप्त चर्चा है, उसको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अंक गणित है उसका सबसे पहला। अंक गणित गणित की प्रमुख शाखा है, दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। अंक गणित का आधार अंक प्रणाली है जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अंक गणित क्या है? अंक गणित गणित की प्रमुख शाखा है जिसको हम अपने दैनिक जीवन या व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अंक गणित आधार अंक प्रणाली है जिसमें हम इसमें जो शून्य है उसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अब शून्य का आविष्कार किया किसने, कैसे हुआ, तो देखो, शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। वेदों में वो निहित है शून्य की कल्पना। ब्रह्म यजुर्वेद जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋषा में जो ख शब्द प्रयोग हुआ है, ख शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। ज्योतिष दी ग्रंथों में ख को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। जो ज्योतिष दी है ग्रंथों में ख का को शून्य के अर्थ में प्रयुक्त या प्रयोग किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य में शून्य, परिकर्माष्टक में शून्य के लिए ख का प्रयोग किया गया है। तो इससे हमको ये डिफाइंड होता है कि ख को शून्य के अर्थ में प्रयोग किया गया है उस टाइम में। ठीक है, तो इसको शून्य को हम ख के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पर एक श्लोक है, तो श्लोक है देखते हैं। ठीक है, तो श्लोक क्या है देखते हैं। योगे खंक्षेपसम वर्गादौखम खभाजितो राशि खर स्यात् खगुण खगुण अनिश्चंत शेष विधौ। इसका अर्थ है शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही होता है और शून्य के वर्गादि शून्य ही होते हैं। शून्य का वर्गादि शून्य ही होता है, शून्य का वर्ग शून्य ही होता है। किसी राशि को शून्य से भाग देने पर उस राशि की संख्या खहर जिसका हर खा होती है उस शून्य से किसी राशि को गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। तो ये शून्य के कुछ खास नियम हैं जो अभी भी यूज होता है, जिसके हम किसी भी संख्या को, जिसकी मैं यहाँ पे 2 है तो 2 को 0 से गुना करूँगा तो अगर 0 से 0 करूँ तो 0 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर 0 को अगर किसी भी राशि से भाग दे जाए तो वो होता है खर जिसका हर खा हो, उसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें वही है। और संकेत क्या दिए देखो, जो श्लोक और शुक्ति होते उस संदर्भ हेतु दिए गए हैं। इनका सीधे परीक्षा में पूछा जाना वांछित नहीं है, मतलब पूछा जाना वांछित, यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाना वांछित नहीं है, पूछा नहीं जाता है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत
व्याकरणाचार्य पाणिनि 500 ईसा पूर्व तथा पिंगल 200 ईसा पूर्व को दिया जाता है। और शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि घृतसदमत ने किया था और इस प्रकार का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बख्शाली पांडुलिपि 300 से 400 ईसा में पाया जाता है। और प्राचीन भारत की अंकी पद्धति में शून्य और इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस शून्य के इस जो संकेत चिन्ह पर प्रोफेसर जीबी हालस्टेड ने क्या कहा है, देखिए, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। बुद्धि शक्ति की विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। ओके, अब अंक पद्धति क्या है, देखो, विश्व के विभिन्न देशों में प्राचीन काल से संख्या लेखन की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो है कि देवनागरी, रोमन तथा हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली अध्ययन हमने पूर्व कक्षाओं में जो है कि उसको पढ़ लिया, उसका अध्ययन कर लिया है। अब हम इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर गिन्सबर्ग कहते हैं कि लगभग 770 ईसा में जो उज्जैन में महादेव का एक बड़ा मंदिर है, वहाँ एक हिंदू विद्वान कंक को बगदाद के एक प्रसिद्ध दरबार में अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया उनको, और इस प्रकार हिंदू अंकन पद्धति अरब पहुंची, है ना। इस प्रकार से जो अंक पद्धति है वो अरब पहुंची, और कंक ने हिंदू ज्योतिष विज्ञान और गणित अरब के विद्वानों को उसको पढ़ाने के बाद कंक की सहायता से उन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी में उसका अनुवाद किया गया। ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान एम.एफ. नाउ की खोज यह प्रमाणित करती है कि सीरिया में मध्य 7वीं सदी में एक हिंदू अंक अच्छी तरह ज्ञात थे तथा उसकी सराहना की जाती थी। बीबी दत्त क्या कहते हैं, वो अरब से मिस्र तथा उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंक प्रणाली 11वीं सदी तक पूर्ण रूप से यूरोप पहुंच गई थी। ठीक है, और यूरोप वासियों ने उन्हें अरबी अंक कहा क्योंकि वे उन्हें अरबों से मिले, किंतु स्वयं अरबों ने एक मत से उन्हें हिंदू अंक अल-अरकान अल-हिंदू कहा। क्या कहा? अल-अरकान अल-हिंदू कहा, और इन 10 अंकों को अरबवासी हिंदसा कहते हैं उसको। अब स्थानीय मान का कहाँ से उसका उच्चारण हुआ, कहाँ से उसका क्या हुआ, देखो। स्थानीय मान किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान देने का कारण यह एक अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली और हिंदू अरेबिक प्रणाली की विशेषता रहा। फ्रांस के एक महान गणितज्ञ जो पियरे हैं, वो लाप्सन ने यह लिखा है कि जो भारत में प्रत्येक जो संख्या है उस 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने के जिसे देखें, जिसमें प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष स्थानीय मान है, इस तरीके से 10 अंकों को व्यक्त करने की अत्यंत उत्तम प्रणाली दी गई है। ठीक है, दशमलव पद्धति का आधार 10 है, इसी कारण इसे दाशमिक या दशमलव प्रणाली कहा जाता है। ओके, और भारतीय अंकों का इतिहास एवं बड़ी संख्याएं, तो भारतीय अंकों का विकास क्रम अनुसार निम्नलिखित है। देखिए क्या है, खरोष्ठ थी पलानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, और ब्राह्मी प्रणाली 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, और ग्वालियर प्रणाली 9वीं शताब्दी में, और जो देवनागरी प्रणाली है
वो हुई 11वीं शताब्दी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो इसकी बेसिक जानकारी है, जो हमको याद रखने योग्य बातें हैं, पढ़ने योग्य बातें हैं, उसको आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं हम आधुनिक प्रणाली जो है कि आधुनिक प्रणाली में किस तरीके से गणित का विकास हुआ। देखें, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात 2री शताब्दी में जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में जो खरोष्ठी जो अंक है वो पाया जाता है, और जो ब्राह्मी अंकों में 10 के अतिरिक्त 100 तक इसके गुणक तथा 900 तक 100 के गुणक पाया गया है। ठीक है, जो यजुर्वेद ग्रंथ है उसमें संहिता, रामायण तथा उसके बाद के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें 1 से लेकर 10 की घात में 53 तक की संख्याओं का अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से कुछ नाम है, देखिए, न्यूनतम 10 की घात में 11, उत्संग 10 की घात में 21, हेतुहीलम 10 की घात में 31, नित्रवाद्यम 10 की घात में 41, तल्लक्षणा 10 की घात में 53। ठीक है, अब हम कुटांक क्या है उसका परिचय क्या है वो उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं देरी न करते हुए। किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तब हम उसको कुटांक कहते हैं। किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तब उसको हम कुटांक कहते हैं। और प्राचीन जो गणितज्ञ हैं उन इस संकल्पना का प्रयोग कर संख्याओं का अभिव्यक्त करने में किया गया था। ठीक है, और जो प्राचीन काल में कुटांक पद्धतियां हैं वो प्रचलित थीं, जिनका प्रयोग ज्योतिषी ग्रंथों में भी किया गया है। कुछ ज्योतिषी हैं, वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली, व्यंजनांक प्रणाली, इस तरीके की प्रणाली में ज्योतिषी ग्रंथों में किया गया है। जो प्रणाली है ये उनका दिया गया है। ठीक है, अब जो बीजगणित है वो किस तरीके से कहाँ पाया गया इसको देखते हैं। तो बीजगणित तथा अंक गणित में संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक समानताएं हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अंक गणित में व्यक्त ज्ञात राशि की बात की जाती है, जबकि जो बीजगणित होता है उसमें अज्ञात राशि की बात की जाती है ना। देखिए, उसमें होता क्या है, जो बीजगणित होता है उसमें हम x1 y1 जो अचर राशि हैं उसका हम यूज़ करते हैं, और जो बीजगणित में हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो अंक गणित है उसमें हम सिंपल से जो अंक हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और सब आपको समझ में आएगा। और जो अव्यक्त जो राशि है उसका तात्पर्य उस राशि से है जिसका मान प्रारंभ में हमको ज्ञात नहीं होता है ना। तो उस राशि को जो इसे ही बीज राशि कहते हैं, इसलिए अव्यक्त गणित को बीजगणित भी कहते हैं। अव्यक्त गणित को बीजगणित भी कहा जाता है। ओके, बीजगणित का उपयोग शुल्ब सूत्रों के काल से ही प्रारंभ प्रतीत होता है, और विभिन्न प्रकार की जो यज्ञ वेदियों हैं उनके निर्माण में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसके लिए रेखीय लाइनर और अपरिमित समीकरणों का समाधान ढूंढना पड़ा। तो आर्यभट्ट का अंक गणित उसके साथ साथ बीजगणित का भी उल्लेखनीय योगदान है। ठीक है, बीजगणित ब्रह्मगुप्त के काल से ही गणित का एक अलग अलग शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसे कुट गणित तथा अव्यक्त गणित भी कहते हैं। ओके, गणितज्ञ जो पृथुदू के स्वामी हैं उस स्वामी कम से कम 8 से 860 ईसा से ने इसका नाम जो है कि बीजगणित रखा था। ठीक है, रेखा गणित क्या है उसको देखते हैं। तो भारतीय गणित के इतिहास पे दृष्टि डालने से हमको ये पता चलता है कि अपना जो भारत देश है उसमें जो वैदिक काल है उसमें रेखा गणित की नींव पड़ गई थी, जिसके कारण वैदिक काल की जो गणित की जानकारी है, कल्प नामक जो वेदांक है, उन वेदांक में शुल्ब सूत्रों से हमको जो शुल्ब सूत्र हैं उनके रूप में हमको प्राप्त होते हैं। वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को शुल्ब कहते हैं, और सूत्र का अर्थ होता है जानकारी को संक्षिप्तम रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, और शुल्ब सूत्र इनके रचिताओं बौधायन, आपस्तंभ,
कात्यायन, मानव, मैत्रेयन और इत्यादि बहुत से नाम हैं, वो उनसे जाने जाते हैं। शूल सूत्रों में विभिन्न ज्यामितीय आकारों की वेदियां बनाने का वर्णन है, जैसे गरुण वेदी, कुर्म वेदी, श्री यंत्र। इस तरीके के कुछ उदाहरण हैं। शूल सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण यहाँ पे निम्नलिखित हैं। त्रिभुज, वर्गों, आयतों तथा अन्य जटिल ज्यामितीय आकृतियों की रचना या आकारों की रचना, ऐसी ज्यामितीय आकारों की रचना जिनका क्षेत्रफल दिया गया होता है और आकार के क्षेत्रफल को जोड़कर या अंतर के वो बराबर होता है, या उसके अंतर के वो बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये बात तो ये हुई। अब जो ज्यामिति जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो आर्यभट्ट हैं, उसमें जो ज्यामिति क्षेत्र में जो आर्यभट्ट हैं, वो 476 से 550 ईसा पूर्व से जो भास्कर प्रथम 629 ईसा पूर्व और महावीर 850 ईसा पूर्व का उल्लेखनीय योगदान रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे बौधायन प्रमेय। तो इसको ही पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय शायद तक बोला जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन चलिए देखते हैं तो पता चल जाएगा पढ़ने पर, है ना। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं, सूत्र को देखते हैं, है ना। सॉरी, श्लोक है यार, सूत्र बोलता हूँ, श्लोक है, तो श्लोक को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है उसकी थोड़ी जानकारी एकत्र कर लेते हैं। दीर्घ चतुर स्त्रयस अक्षणारज्जुः पार्श्वमाणी तिर्यकमाणी च यत् पृथक् भिते कुरुतः तत् उभयं करोति इति क्षेत्र ज्ञानम, है ना। तो यह जो कि एक सूत्र है, इसका आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। एक आयत होता है, उस आयत में जो विकर्ण होते हैं, तो वो विकर्ण दोनों भुजाओं पर वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। और हम ये जानते हैं कि जो आयत का विकर्ण है, वो आयत को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है, और समकोण में कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। एक आयत में जो विकर्ण बना होता है आयत पे, वो वर्ग के क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर जो बना विकर्ण होता है उस क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। और हम ये जानते हैं कि जो आयत का विकर्ण है, वो विकर्ण दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित होता है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, वो उनके बीच में जो ये संबंध है, इसी संबंध को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, किंतु जो डॉक्टर ब्रजमोहन की पुस्तक गणित का इतिहास पृष्ठ नंबर 243 पर उल्लेख है कि यह बात अब अधिकांश इतिहास मानने लगे कि पाइथागोरस प्रमेय का जो शूल सूत्र के लेखकों को पाइथागोरस के जो जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले वो ज्ञात हो चुका था, है ना। उसके पाइथागोरस प्रमेय की खोज पाइथागोरस ने की थी, बट ऐसा उल्लेख है गणित के इतिहास की बुक में कि पाइथागोरस के जन्म से पहले वो सैकड़ों वर्ष पहले ज्ञात हो चुका था। जो यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस का जीवन काल 572 ईसा से 501 ईसा पूर्व तक माना गया है, और जबकि जो भारतीय गणितज्ञ के बौद्धन हैं, वो इस प्रमेय को पाइथागोरस से सैकड़ों वर्ष पूर्व साधारण सर्वाधिक व्यापक के रूप में व्यक्त कर चुके थे। अतः जो ये प्रमेय हैं वो वास्तव में बौधायन प्रमेय है, और इसे शूल प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी। अब हम पाई चार्ट, जो पाई होता है 22/7, है ना, तो उसका जानेंगे, उसका हिस्ट्री जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आर्यभट्ट 476 ईसा से 550 ईसा जो पहले गणितज्ञ थे, उन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग
परिमित मान निकाला था, है ना। तो उससे संबंधित एक श्लोक है, देखते हैं। चतुर्धिकम शतम सुष्टुगुणम द्वाशिष्टम स्ताः सहस्त्रणाम अयुद्धयो विशकंभस्य आसन्नतो वृतः परिपारः। इसका अर्थ है 100 में 4 जोड़कर उससे 8 से गुना करने पर और उसमें 62,000 जोड़ें तो यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त के परिधि का जो लगभग माप होता है, अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि होती है 62,832, इतनी होगी, 62,832 होगी, ठीक है। और जब यहाँ पे ये एक सूत्र है, इस सूत्र के थ्रू जब ये निकलेगा तो इस प्रकार के इसके अनुसार पाई का जो मान है वो 3.1416 जो दशमलव रूप में है वो स्थानों तक आज भी सही है। वो आज भी हम इसका यही होता है, पाई के जो मान होता है 3.14 है ना, तो ये मान आज भी सही है, ठीक है। अब ये जो भास्कराचार्य हैं वो उन्होंने 1114 से 1193 ईसा तक की एक अपनी ग्रंथ लीलावती में जो पाई है उसका मान दिया गया है। जो अपनी लीलावती में एक लीलावती जो कि ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो पाई का मान है वो वहाँ पे दिया गया है होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज, उसके बाद हम चलेंगे अपनी प्रश्नावली पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से शुरू। व्यासे भन्न दिगानी हते विभक्ते खावः सूर्य परिध ससूक्षम द्वादशनो तिने वृहते अथ सलह स्थूलो अथ वायसाद व्यवहार योग्य। व्यास को 3,927 से गुना करने पर 1,200 से भाग देने पर जो सूक्ष्म परिधि है वो प्राप्त होती है, और व्यास को 22 से गुना कर 7 से भाग देने पर जो योग्य जो उसमें व्यवहार के योग्य जो परिधि आती है वो स्थूल मान प्राप्त होता है ना। और एक है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, उन्होंने 1884 से 1960 के बीच की बात है, उन्होंने पाई/10 का मान सुविदित अनुष्टुप छंद में तथा वर्णमाला की कूट भाषा में दिया है। गोपी भाग्य मुर्दात श्रृंगी शोध दिश संघित खल जीवत खातव गलहाला रसंधर। स्वामी जी के अनुसार इस छंद के 3 उपयुक्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला अर्थ यह कि यह भगवान कृष्ण जी की स्तुति है, और दूसरे कि यह भगवान शंकर जी की स्तुति, और तीसरे में अर्थ पाई/10 का मान दशमलव के 32 स्थान तक होता है। यहाँ पे देखिए पाई के मान का 32 दशमलव तक स्थान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि वैदिक गणित का नामक एक ग्रंथ की रचना की, और उसमें 16 और 13 उपसूत्र वहाँ पे हैं। और श्रीनिवास रामानुजन उन्होंने 1887 से 1920 ईस्वी में ये बात कही थी कि रामानुजन का यूरोप में जो है कि पहला शोध निबंध प्रकाशित किया गया था, और उसका शीर्षक था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकट मान, मॉड्यूलर इक्वेशन एंड एप्रोक्सीमेशन टू पाई। ओके, तो इन्होंने जो पाई का जो सन्निकट है उन मान का, वो मान के लिए कई सारे सूत्र की खोज की थी। उसमें है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो गणित की प्राचीन जो त्रिकोणमिति है वो गणित की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है, जो भारतीय ज्योतिषी शास्त्र और खगोल शास्त्र में इसका उपयोग ग्रहों के स्थान की गणना में होता था। ग्रहों के स्थान की में जो है कि इसका गणना के लिए होता था। और प्राचीन भारतीयों में गणितज्ञ आर्यभट्ट, जो वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त आदि त्रिकोणमिति के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं।
त्रिकोणमिति की संकल्पना और सूत्रों और सरणियों का वर्णन। सूर्य सिद्धांत 400 ईसा पूर्व से जो वराहमिहिर है उनके पंच सिद्धांत और ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत 630 ईसा पूर्व में हमको वो प्राप्त होता है। जो डॉक्टर ब्रजमोहन हैं उन्होंने उसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है गणित का इतिहास, उसमें पृष्ठ 314 में ये उल्लेख है कि इसमें संदेह नहीं है कि त्रिकोणमितीय फलनों में 3 की स्पष्ट रूप से परिभाषा सबसे पहले हिंदुओं ने ही दी थी। सबसे पहले ज्या का प्रयोग आर्यभट्ट ने लगभग 510 ईसा में किया था और आर्यभट्ट ने ज्या और उत्क्रम ज्या उज्जय की सारणी भी दी है, उसमें ये उल्लेख हमको मिल जाता है। भारत में ज्या शब्द अरब गया जहाँ जीवा के रूप में वो प्रचलित हुआ। कुछ समय पश्चात जीवा का जैव हो गया और अरबी में जैव का अर्थ वृक्ष। लगभग 1150 में अरबी की पुस्तकों को लैटिन में अनुवाद किया गया, लैटिन भाषा में, और जब जैव के स्थान पर साइनस का प्रयोग किया गया तो उसका लैटिन का अर्थ निकला वृक्ष। ठीक है, वृक्ष उसका अर्थ निकला। देखते हैं नेक्स्ट पेज, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। ब्रह्मगुप्त ने ज्या का अर्थ में कहा है कि वो क्रम ज्या का प्रयोग किया गया है। इसका यह मान इसलिए रखा कि उत्क्रम ज्या से इनका अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है और अरबी में जो शब्द है करज उसके रूप में वो प्रचलित हो चुका था। तो अलख ख्वारिजामी ने ये करंज का जो उसका ही प्रयोग किया और भारतीय ज्या और त्रिकोण और जो कोटिज्या है वो यूरोपियन भाषाओं में उसका साइन का जो यूज़ किया जाता था और साइन का कोसाइन जो है कि बन गया, साइन का कोसाइन हो गया। तो त्रिकोणमिति का ज्योतिष, खगोल शास्त्र, अभियांत्रिकी एवं नौ परिवहन तथा ऊंचाई और दूरी आदि के अध्ययन का उपयोग उसमें किया जाता है। तो ये रहा हमारे जो जानकारी इकट्ठा करने जो योग्य बातें थी वो रही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए जो इसके प्रश्नावली हैं हमारे इस चैनल पे जेपी यादव में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।